आपका सीआरपीसी में 23 तक हुआ था, सेक्शन 23 तक अभी चला है, 24 देखा जाए। देखिए आपका फिर एक बार बता दिया जाए, घर से एक बार भाई पढ़ कर आइए बेर, क्योंकि यहाँ जो बताया जाता है आपका जो फ्री वाले क्वेश्चन है धाराओं से, वो धारा पूरी पढ़ाई नहीं जाती, ज़्यादातर एविडेंस में पढ़ाया जा रहा है, संविधान में पढ़ाया, लेकिन सीआरपीसी में आपका उसका साफ लिखवाया जाता है कि जो क्वेश्चन आ सकते हैं, जो फ्री वाली धारा उसको पूरा बेरेक्ट हम भी नहीं पढ़ा रहे हैं। तो आपका कर्तव्य है कि एक बार बेरेक्ट घर से पढ़ कर आइए और उसमें जो बात न समझ में आए एक बार इशारा कर दीजिए, उसको समझा दिया जाए अच्छे से। और लेकिन आइए आपका सरकारी वकील देखा जाए, नोट में है भी सरकारी वकील, तो आपका न्यायालयों का वर्ग देख लिया जाए। एक न्यायाधीश का न्यायालय होता है और दूसरा मजिस्ट्रेटों का। पिछले लेक्चर में हमने दोनों का डिटेल में लिखवाया भी था, न्यायाधीश नहीं लिखवाया था, लेकिन आपका कह सकते हैं मजिस्ट्रेट लिखवाया था। अब सेक्शन आने दीजिए तब उसको लिखवाया जाएगा, 28-29 फिर बताना है, तो दोबारा तुरंत लिखवाना ठीक नहीं। तो धारा 24 ये बताती है लोक अभियोजक या पब्लिक प्रोसिक्यूटर। जब भी धारा 24 पढ़िए आपका बता दिया जाए 2U से उठाइएगा। ये 2015 यूपीएपीओ में आ चुका है क्वेश्चन। ये मैं जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ ये 2015 यूपीएपीओ में आ चुका है और 4 ऑप्शन दिए थे। अब सीधे क्वेश्चन बनने का है, बिहार में भी देख रहे हैं कि आपका 4 ऑप्शन दिखा और कौन सही नहीं है। तो आपका जो क्वेश्चन बनेगा कौन सही नहीं है, ऐसा क्वेश्चन ज्यादा बन रहा है। और 2U से मैं शुरू करता हूँ। 2U देखिए आपका पहले नियम बताया जाए तब मॉडल बताया जाए। 2U में सीआरपीसी की धारा 2U में किसको परिभाषित किया गया है? आपका जवाब रहेगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर या पीपी या हिंदी में लोक अभियोजक। किसको परिभाषित किया गया है? लोक अभियोजक। फिर आपका क्वेश्चन बना कि लोक अभियोजक कौन होगा, तो धारा 2U की परिभाषा पहले कवर करनी है। ऐसा व्यक्ति जो धारा 24 के तहत सरकार द्वारा क्या किया गया हो, नियुक्त किया गया हो, या ऐसे नियुक्त व्यक्ति के, यही लोग गलत करते हैं, निदेश में कार्य करने वाला व्यक्ति। फिर एक बात समझिए, यही क्वेश्चन लोग गलत करके यूपीएपीओ में आए थे कि लोक अभियोजक किसे माना जाएगा। तो पहला आया ऐसा व्यक्ति जो धारा 24 के तहत पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में सरकार द्वारा क्या किया गया हो, नियुक्त। ये सही है। और ऐसा व्यक्ति भी लोक अभियोजक समझा जाएगा, है नहीं, नियुक्त नहीं है लेकिन समझा जाएगा। तो समझा जाएगा मतलब क्या हुआ, माना जाएगा, वो नियुक्त नहीं है। जो लोक अभियोजक के क्या निदेश में कार्य कर रहा। अब इसी को आपका ऑप्शन ये दिया था, 3 ऑप्शन और एक और दे दिया, और ये पूछा कि कौन कौन सही है कौन कौन गलत। तो यूपीएपीओ में या ये पूछ देगा कि कौन गलत है कौन सही। तो ये 3 बातें तो याद रखिए। कहाँ परिभाषा दी गई है? लोक अभियोजक की धारा में नियुक्त करती है सरकार 24 में, और आपका लोक अभियोजक के निदेश में कार्य करने वाला व्यक्ति भी लोक अभियोजक माना जाएगा कि नहीं, माना जाएगा। अगला दे देगा कि किस न्यायालय में सरकार की ओर से प्लेनिंग करते हैं, सरकार का पक्ष रखते हैं। ये महत्वपूर्ण है। न्यायाधीश के न्यायालय में, न्यायाधीश के न्यायालय में कि मजिस्ट्रेट के न्यायालय में, तो क्या मार कर आएंगे। और देखिए मॉडल इसी पर बना दिया जाए। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं दे देगा। लोक अभियोजक की परिभाषा 2U में दी गई है। अब आप लोग बताइए सही है कि गलत। सही।
लोक अभियोजक सरकार नियुक्त करती है, सही है कि गलत? सही। ये न्यायाधीशों के न्यायालयों में सरकार की ओर से प्लीडिंग या अभिवचन करते हैं, सही है कि गलत? सही। ये मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में सरकार की ओर से माने प्लीडिंग करते हैं, सही है कि गलत? ये गलत। तो कौन सही नहीं है? मजिस्ट्रेट के न्यायालय में नहीं, किसके न्यायालय में? आपका ये न्यायाधीश के न्यायालय में किसका पक्ष रखते हैं? अभियुक्त का कि सरकार का? अभियुक्त ना मार दीजिएगा, किसका? चलिए, लोक अभियोजक की नियुक्ति चूंकि धारा 24 में होती है, अतः 24 ये बताती है। अब अगला क्वेश्चन कि लोक अभियोजक की नियुक्ति के लिए अहर्ता, तो अहर्ता का मतलब ये हुआ कि अनुभव से मतलब है। तो कितने साल का अधिवक्ता के रूप में अनुभव हो तो व्यक्ति लोक अभियोजक नियुक्त किया जा सकता है। वह टाइम याद रखना है, पूछा गया कम से कम कितना? 7। और अगर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर विशेष लोक अभियोजक की बात करें तो तुरंत समय बढ़ा दीजिएगा, कितने साल? 10 साल। फिर एक बार याद रखिए इसको, लोक अभियोजक की नियुक्ति के लिए अधिवक्ता के रूप में कम से कम कितना अनुभव? 7 साल। विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति के लिए 10 साल। और ये काम क्या करते हैं बता ही दिया गया, तो 24 इतना ही पढ़िएगा, इतने से आ जाता है, इससे अधिक नहीं पढ़ना है ज़्यादा फ्री के लिए। अब आइए धारा 25 देखा जाए। 25 में एपीओ साहब आ जाएंगे, जिसकी तैयारी आप लोग बिहार के लिए कर रहे हैं। एपीओ आपका एपीओ की नियुक्ति या इसको कहते हैं सहायक लोक अभियोजक। पहला क्या क्वेश्चन को उठा जाए, सहायक लोक अभियोजक की परिभाषा कहाँ दी गई है पूछ ले तो सीआरपीसी की किसी भी धारा में सहायक लोक अभियोजक को परिभाषित नहीं किया गया है। तो परिभाषा किसकी दी गई है? 2U में लोक अभियोजक। तो ये पूछ सकता है सहायक को कहाँ परिभाषित किया है? कहीं। सहायक लोक अभियोजक एपीओ हम कहते हैं भाई, बार बार बहुत लंबा वाक्य हो जा रहा है। एपीओ की नियुक्ति का प्रावधान सीआरपीसी की किस धारा में है? तो 25। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, एपीओ किस न्यायालय में सरकार की ओर से प्लीडिंग करते हैं? मजिस्ट्रेट दे देगा, न्यायाधीश दे देगा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो एपीओ न्यायाधीश के न्यायालय में नहीं, सतर्क रहना। किस न्यायालय में? केवल और केवल किस न्यायालय में? मजिस्ट्रेट के न्यायालय में सरकार का क्या रखते हैं? ये याद रखना है। एपीओ की नियुक्ति ज्यादातर अस्थायी होती है और लोक अभियोजक की अस्थायी, यानी कि लोक अभियोजक की अस्थायी होती है, लेकिन एपीओ ऐसी नियुक्ति होती है अस्थायी। ये भी याद रखना है। अब ये समस्या है आपका, जो अगली समस्या आती है कि जो एपीओ होता है ये आखिर क्या किसी पुलिस अधिकारी को एपीओ बनाया जा सकता है कि नहीं? और बिहार में किसी का सहारा लेकर एपीओ की वैकेंसी 9-10 साल से खूब रुकी थी, और इसीलिए जिस हाई कोर्ट जब रगड़ा क्यों नहीं निकाल रहे हैं, क्यों पुलिस से काम चला रहे हैं भैया? पुलिस एपीओ का काम कर रही है, तो क्या कोई पुलिस अधिकारी सहायक लोक अभियोजक के कर्तव्यों को निभा सकता है कि नहीं? निभा सकता है। और ये धारा 25 में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है। ये भी क्वेश्चन अच्छा बन सकता है कि कब कोई पुलिस अधिकारी एपीओ का कार्य कर सकता है या एपीओ का कार्य कर सकता है। ये क्वेश्चन आपका अच्छा बन सकता है। तो पहला है कि डीएम की अनुज्ञा से बनेगा, यानी कि कौन आप ये देंगे? डीएम बनाएंगे, और डीएम की अनुज्ञा से वह पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में
अभिवचन सरकार की ओर से कर सकता है, लेकिन इसके लिए 2 शर्तों का पालन करना आवश्यक है। वही 2 शर्तें मुख्य हैं, वही याद भी रखना। कितनी कंडीशन? 2। पहला देखिए भाई, यही 2 शर्तें याद रखिएगा पुलिस अधिकारी के लिए। वह जो पुलिस अधिकारी है वह आपका निरीक्षक यानी कि इंस्पेक्टर से नीचे के रैंक का न हो। तो पहला क्या हुआ, वह पुलिस अधिकारी निरीक्षक नहीं, आपका इंस्पेक्टर या निरीक्षक यानी कि आपका निरीक्षक हिंदी में कहते हैं, इंस्पेक्टर के रैंक का पीछे का न हो। और दूसरी शर्त भी काफी महत्वपूर्ण है कि वह पुलिस अधिकारी जिस अपराध में मजिस्ट्रेट के न्यायालय में रीडिंग कर रहा है वह उसका इन्वेस्टिगेशन यानी कि अन्वेषण न किया और न ही उस अन्वेषण में भाग लिया। दोनों शर्तें, न ही उस मामले में वह इन्वेस्टिगेशन किया हो और न ही आपका कह सकते हैं कि न ही किया हो इन्वेस्टिगेशन, न ही भाग लिया हो। अगर ये शर्तें पूरी होती हैं तो कोई पुलिस अधिकारी जो इस रैंक या इसके ऊपर का हो, डीएम द्वारा क्या नियुक्त किया जा सकता है मजिस्ट्रेट के न्यायालय में, एपीओ का कार्य कर सकता है। और इसीलिए एपीओ की वैकेंसी कभी कभार क्या होती है, रुक जाती है, पर ये भी जानना है। अब इन दोनों पर कंट्रोल कराइए, यानी कि 24 में लोक अभियोजक या विशेष लोक अभियोजक और 25 में कौन हो गए, एपीओ। इन दोनों पर कंट्रोल के लिए अब एक अलग विभाग बना है, अभियोजन निदेशालय। रटे रहे, क्या बना है? और यहाँ से भी बस एक क्वेश्चन बनता है कि अभियोजन निदेशालय किस सेक्शन में है? 25A नया जोड़ा गया, किस सेक्शन में? भाई ये गलत ना हो, बिहार भारत का जगह पूछा गया। अभियोजन निदेशालय किसके अधीन होता है? तो उस राज्य के गृह विभाग के प्रशासनिक अधिकारी यानी कि गृह विभाग के अधीन होता है, तो होम मिनिस्ट्री के अधीन आता है। यही याद रखिएगा, रट्टा मार कर जाइएगा। उस राज्य के गृह विभाग के प्रधान के अधीनस्थ होगा, अधीन होगा। तो गृह विभाग का प्रधान कौन होता है? तो जो गृह विभाग का प्रमुख सचिव होता है वह गृह विभाग का क्या होता है? प्रधान होता है। और उसी के अंडर में ये जितने आपके कौन हैं, पीपी हैं, एसपीपी हैं और एपीओ। पीपी यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एसपीपी मतलब स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर 24 और एपीओ मतलब कौन सा 25। ये किसके अंडर में रहेंगे? होम मिनिस्ट्री के जो प्रधान है, यानी कि गृह विभाग के जो प्रधान होगा उसी के क्या रहेंगे? अंडर। ये क्वेश्चन ज्यादा बनता है, पूरा नहीं पढ़ना है। अब आइए अध्याय 3 देखा जाए, दंड न्यायालयों की शक्ति। अब हमें चलना अध्याय 3। इधर से भी आपका एक क्वेश्चन लगभग बन ही जाता है। आप अच्छे से इसको तैयार रखिएगा। न्यायालयों की शक्ति दी गई है, धारा 26 से लेकर धारा 26 से लेकर आपका 35 तक न्यायालयों की शक्ति। इधर से प्री में आपका अब तो मेंस में बनने लगा है, समस्या बताऊंगा मैं, लेकिन प्री में ज्यादा चांस रहता है। आइए देखा जाए धारा 26 देखा जाए, ट्रायल कोर्ट या न्यायालय जिसके द्वारा अपराध विचारणी है, यानी कि कौन से वे न्यायालय हैं जिनके द्वारा किसी अपराध का ट्रायल किया जा सकता है। तो सर्वप्रथम ट्रायल समझना है। जहाँ तक विचारण शब्द की बात है, विचारण को कभी एमपी में बना था एक बार कि ट्रायल को सीआरपीसी में कहाँ परिभाषित किया गया है, तो विचारण शब्द को सीआरपीसी में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया।
तो विचारण होता क्या है, यहाँ से अब शुरुआत करिए। जब न्यायालय इस दृष्टि से साक्ष्य लेना प्रारंभ कर देता है कि क्या अभियुक्त ने अभिकथित अपराध किया कि नहीं किया, इसी क्रम को ही हम क्या कहते हैं, ट्रायल। अगला क्वेश्चन वो पूछा जाता है एपीओ में भी, जे में भी, विचारण किस स्टेज से स्टार्ट होता है। विचारण कहाँ से प्रारंभ होता है, तो जांच के फ्रेम से, यानी कि आरोप के निर्माण या आरोप के विरचन। शुद्ध हिंदी में क्या लिखा है, आरोप का विरचन से। ये क्वेश्चन ज्यादा बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि आरोप के निर्माण के पूर्व जितनी न्यायिक कार्यवाही मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश करेंगे वह जांच कहलाएगी, और आरोप से जो चलेगा आगे की कार्यवाही क्या होगी, विचारण। विचारण का मतलब ये हुआ कि कौन सा न्यायालय वो सक्षम है जो अभियुक्त के विरुद्ध एविडेंस लेकर और अभियुक्त के खिलाफ निर्णय दे सके, आपके कौन सक्षम है। इसके लिए जो कानूनी प्रावधान है वह आपका इस सेक्शन में दिया गया है 26। अब आइए अपराधों का बंटवारा कर लें। एक है आईपीसी के तहत अपराध और दूसरा है आपका अन्य विधि। कौन सी विधि, अन्य विधि। कई बार मैं बता चुका हूँ, फिर एक बता दूं। अदर लॉ का मतलब क्या है, अदर लॉ का हेलो अभी हम फोन करते हैं, आधा घंटा बाद क्लास में आपको बताते हैं। तो बाहर है तो अंदर आ जाइए, बैठिए पढ़िए। हेलो, आकर अंदर बैठिए, कोई रोक टोक नहीं है, क्लास के बाद बात हो। देखिए यहाँ से भी टेक्निकल क्वेश्चन बनते हैं, इंटरव्यू में भी, प्री में भी बनते हैं। अपराधों को हमने दो वर्गों में बांटा, एक ऐसे अपराध जो किसके तहत हो, आईपीसी, और एक ऐसे अपराध जो किसके तहत हो, अन्य विधि। अन्य विधि का मतलब हुआ या तो विशेष विधि या स्थानीय विधि, यानी कि याद रखिएगा विशेष विधि और स्थानीय विधि। देखिए आईपीसी के तहत जो अपराध हैं उन अपराधों का ट्रायल कौन से कोर्ट कर सकते हैं, ये अलग नियम चलेगा, और अन्य विधियों के तहत न्यायालय हैं उनका विचारण कौन कोर्ट करेगा, ये अलग नियम चलेगा। एक क्वेश्चन जो सबसे सटीक इस समय वर्तमान में बन रहा है वह प्रोविजो से बन रहा है, परंतु से, कि स्त्री के विरुद्ध अपराधों का, कुछ अपराधों का विचारण ऐसे न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा, मजिस्ट्रेट द्वारा, जिसकी पीठासीन कोई स्त्री हो। ये कहाँ स्पष्ट उल्लेख है, तो धारा, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आ था, धारा 26A के परंतु देखिए नीचे 3 खंड है, उसके बाद कहाँ, उसको अंडरलाइन करिए बैरक पर। ये क्वेश्चन वर्तमान समय का है। स्त्री का के विरुद्ध अपराधों का विचारण स्त्री जज द्वारा ही किया जाएगा, न्यायाधीश द्वारा। कहाँ स्पष्ट कहा गया है, सीधे कहाँ निगमित है, तो धारा 26A के प्रोविजो। 26A स्मॉल है, कैपिटल है नहीं, 26A के कहाँ, ये 2 बार रिपीट किया। देखिए भाई अब आईपीसी के तहत थोड़ा डिटेल में किया जाए, इसको भी हटा दीजिए, अन्य विधि बाद में बताइए, पहले आईपीसी अच्छे समझिए। आईपीसी के तहत जो ऑफेंस या अपराध हैं उनकी शुरुआत सेक्शन 107 से होती है। बैठे अंदर बैठिए, क्लास छूटेगा तो बात करेगा, आगे आ जाइए, अपना बैठिए। आईपीसी देखिए सीआरपीसी चल रही है भाई, बता दिया जाने लोगों को, धारा 26 चल रही है। ट्रायल कौन सा कोर्ट कर सकता है, हाँ भाई नए लोगों को बता दिया जाए। आईपीसी के तहत अपराध की शुरुआत किस धारा से होती है, 107
और दंड की शुरुआत कहाँ से होती है, ये कम से कम अलग से जाकर याद रखें। आईपीसी के तहत बिहार में पूछ लेगा आईपीसी में ऑफेंस कहाँ से शुरू होता है 107 और सजा कहाँ से शुरू होती है 109, ये रट कर जाइएगा। अब आईपीसी के तहत अगर अपराध हुआ है तो उसका ट्रायल किस कोर्ट द्वारा किया जाए, इसके लिए आपका धारा 26 के क्लास ए में प्रावधान किया गया। अब ए बेरेट से हम देखिए भाई, इस संहिता के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, पहला शब्द है बेरेट का, इस संहिता मतलब सीआरपीसी के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, यानी कि अगर कहीं और बात लिखी गई है तो उस बात के अधीन रहते हुए धारा 26 काम करे। इसका मतलब ये है, ये देखिए भारतीय दंड संहिता के अधीन किसी अपराध का विचारण कौन कर सकता है, तो फर्स्ट दिया है आपका, लिंक बना लिया जाए। एक आप फर्स्ट कौन दिया है, हाई कोर्ट कर सकता है। सेकंड कौन दिया है आपका, कोर्ट ऑफ सेशन, यानी कि कोर्ट ऑफ सेशन दिया है। और थर्ड में क्या दिया गया है, बेरेट वाले थोड़ा जाए, थर्ड में दिया गया है किसी अन्य ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसके द्वारा उनका विचारणीय होना प्रथम अनुसूची में दर्शित किया गया। यानी कि कोई अन्य न्यायालय भी कर सकता है जिसका उल्लेख कहाँ किया गया हो, सीआरपीसी के प्रथम अनुसूची। याद रखिए कहाँ, प्रथम अनुसूची। अब इतना पहले समझिए तब प्रोविजो बताया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आईपीसी के तहत जितने अपराध दिए गए हैं उनका विचारण उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, चाहे उच्च न्यायालय का नाम सीआरपीसी में कहीं विचारण न्यायालय मैंने अलग से हो या ना हो। धारा 26 बता देती है कि हाई कोर्ट भी, हाई कोर्ट क्या कर सकता है, सभी अपराधों का ट्रायल। तो हाई कोर्ट के बारे में तुरंत 2-3 क्वेश्चन याद रखना जो जेएनयू में बना है। उच्च न्यायालय की स्थापना आपका सीआरपीसी के तहत न होकर संविधान के अनुच्छेद 216 के तहत की जाती है। किस अनुच्छेद के तहत, 216। उच्च न्यायालय आपका संविधान से गवर्न होता है, लेकिन उच्च न्यायालय राज्य का सबसे बड़ा क्रिमिनल न्यायालय है, राज्य का सबसे बड़ा दंड न्यायालय है और राज्य का सबसे बड़ा अपील न्यायालय भी। तो उच्च न्यायालय की स्थापना सीआरपीसी से होगी नहीं, किससे होगी, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय की स्थापना, 200। उच्च न्यायालय में जज भी नियुक्त होते हैं संविधान के तहत, सीआरपीसी काम नहीं करेगी। अब उच्च न्यायालय क्या विचारण कर सकता है कि नहीं, तो कर सकता है। और आईपीसी के तहत दिए गए सभी अपराधों का, तो सीआरपीसी की कौन सी धारा हम पढ़ रहे हैं। अब देखिए यूपीजे का पिछली बार का क्वेश्चन, उच्च न्यायालय अगर विचारण करता है तो विचारण में कौन प्रक्रिया अपनाता है, इसके लिए एक और धारा जाननी पड़ेगी, 474। कौन सी, सीआरपीसी की धारा। पिछली बार आपका, इसके पहले पिछली बार यूपीजे में आया था। फिर एक बार अच्छे से जानिए, इसको थोड़ा कठिन है धारा 4। उच्च न्यायालय विचारण की वही प्रक्रिया अपनाता है जो कोर्ट ऑफ सेशन या सत्र न्यायालय अपनाता है। रटे रहिए, फिर एक बार मैं बता रहा हूँ भाई, ये क्वेश्चन आ चुका है 474, याद रखना है, ये यूपीजे में आ चुका है पिछली बार। उच्च न्यायालय कौन से विचारण की प्रक्रिया अपनाता है, जो कौन अपनाता है, कोर्ट ऑफ, यानी कि उच्च न्यायालय के लिए अलग से कोई ट्रायल की प्रक्रिया सीआरपीसी में नहीं। आ चुका है पिछली बार, हो सकता है बिहार भी रिपीट करे। उच्च न्यायालय विचारण न्यायालय 26 में हो गया, विचारण करेगा, प्रक्रिया कहाँ 474। अब सजा भी तो देगा, बैठा रहेगा निकल ले, सजा देगा तो 28 ये बताती हैं
की धारा 28 CRPC, उच्च न्यायालय विधि द्वारा विहित कोई भी दंडादेश दे सकता है। लेकिन एक दिन मैं बताया था कि अगर मृत्यु दंड देता है तो किसके द्वारा पुष्टि होनी चाहिए? आई। तो आगे बताया जाएगा। अगला देखिए भाई, आपका उच्च न्यायालय निकला तो दूसरा कोड देखा जाए। सत्र न्यायालय IPC के तहत जितने अपराध हैं सबका विचारण करने की क्षमता रखता है, चाहे प्रथम अनुसूची में उसका नाम हो या न हो। ये याद रखिए। इसके बाद आ गया अन्य ऐसे न्यायालय जिसका उल्लेख कहाँ किया गया है? प्रथम अनुसूची। अर्थात CRPC में 2 अनुसूचियां हैं। प्रथम अनुसूची के 6वें स्तंभ में उन न्यायालयों का वर्णन है जो न्यायालय अपराधों का ट्रायल कर सकते हैं, तो उन न्यायालयों को भी विचारण की शक्ति होगी, इसमें कोई शक नहीं है। इसके बाद आपका प्रोविजो देखना है, यही महत्वपूर्ण है प्रोविजो। परंतु ये बताता है कि अगर किसी महिला के प्रति, कुछ सेक्शन लिखे हैं भाई, उतना नहीं जानना है। कुछ महिलाओं के प्रति अपराध हैं, अगर वे अपराध महिलाओं के प्रति होते हैं तो ऐसी दशा में उनका ट्रायल ऐसे न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा जिसकी पीठासीन कोई क्या हो, पुरुष की स्त्री, महिला हो। पीठासीन माने जिसकी जज या मजिस्ट्रेट क्या हो, महिला हो। तो ये कहाँ प्रोविजन किया गया है? धारा 26A के कहाँ? परंतु कहाँ किया गया? 26A, गलत ना हो। अब आइए अन्य विधि देखा जाए। अन्य विधि में हमने बताया था आपका 2 बातें, या तो स्पेशल लॉ या लोकल। अन्य विधि में समस्या है, फिर याद रखिए। अन्य विधि में उच्च न्यायालय, उच्च ये भी चल रहा है भाई 26B। उच्च न्यायालय अन्य विधि के तहत जितने अपराध हैं सब अपराधों का विचारण करने की क्षमता रखता है, चाहे उसका नाम दिया गया हो कहीं न दिया गया, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन सत्र न्यायालय में अंतर आएगा। सत्र न्यायालय नहीं रखता अन्य विधि के तहत, यानी कि अन्य विधि के तहत कौन सा न्यायालय है जो सभी अपराधों का ट्रायल कर सकता है? तो कौन सा न्यायालय? उच्च न्यायालय। इसके बाद ये देखा जाएगा कि अन्य विधि में किस न्यायालय का उल्लेख किया गया। इसका मतलब फिर समझिए, अन्य विधि में अगर जैसे SC/ST एक्ट हुआ, भ्रष्टाचार अधिनियम हुआ, अगर कोई न्यायालय उस कानून में स्पेशल क्या है लिखा गया है, तब तो वह न्यायालय विचारण करेगा, और नहीं लिखा है तब यहाँ आपका CRPC की प्रथम अनुसूची का 2nd खंड काम करेगा। CRPC की प्रथम अनुसूची का कौन सा खंड? फिर एक बार इसको याद रखें, थोड़ा कठिन है, उतना एक लाइन में निकलते हैं क्योंकि आगे इसको डिटेल में बताएंगे। यदि उस कानून में स्पेशल किसी कोर्ट का नाम स्पष्ट दिया है वह कोर्ट करेगा ट्रायल, नहीं दिया है तो कौन करेगा विचारण स्पेशल या लोकल लॉ के अपराधों का? इसका निर्धारण प्रथम अनुसूची के 2nd खंड से किया जाए। अब क्या है वो आगे बताया जाएगा, अभी छोड़ दीजिए। इसके बाद आइए धारा 27 सेक्शन B, ये भी क्वेश्चन बनता है। किशोरों के मामले में अधिकारिता, प्री में आ चुका है। किशोरों के मामले में अधिकारिता की धारा में तो आपका जवाब रहेगा 27 में किशोर या जुनाइल। दूसरा क्वेश्चन किसको माना जाएगा? अब यही फंसाएगा। देखिए, जो अपराध करते समय 16 से कम हो, जो न्यायालय में हाजिर जब हुआ है तब 16 से कम हो, विचारण चल रहा है तब 16 से कम हो, इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ अंतर आएगा, तब 16 से कम हो। हाँ, पॉइंट पकड़िए, उल्टा नियम चलेगा। देखिए मैं फिर बता दूं, अब तक जो बताया जा रहा था आपको बुनियादी कानूनों में, अन्य कानूनों में ये नियम है कि भाई एक हल्का सा 2 मिनट बताना पड़ेगा।
देखिए, किशोरों के मामले में अधिकारिता का उल्लेख सीआरपीसी की धारा 27। अब 27 अप्लाई नहीं होती क्योंकि किशोरों के मामले में अलग कानून बन गया है, जुनाइल जस्टिस एक्ट, किशोर न्याय अधिनियम 2015। और उसमें अब हाजिर होने के समय नहीं बल्कि अपराध करने के समय एज गिनी जाए। तो कम महत्व इसका है 1827 का, लेकिन एक क्वेश्चन पर महत्व है जो पूछा गया एमपी इतिहास में। किशोरों के मामले में अधिकारिता का उल्लेख किस धारा में? 27। और दूसरा जो अटैक करना है आपको कि किशोर धारा 27 के तहत किसे माना जाए। तो जो न्यायालय में जब वो हाजिर हो, यदि उस समय अपराध करते समय नहीं, एक पॉइंट पकड़िए, उस समय उसकी एज कितने से कम हो? भाई 2 पॉइंट पकड़े रहिए, इतना में काम निकल जाए। 28 आ जाइए। कई लोग भाई नए लोग पूछ रहे थे कि न्यायाधीश कितना दंड दे सकते हैं, तो 28 धारा में न्यायाधीश कितना दंड दे सकते हैं बताया गया है, और 29 में मजिस्ट्रेट। 28 देखिए भाई, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनता है। पिछली बार धारा यूपीजे में आपका धारा 29 से बना, तो हम आपका पूरा अभी 28 न लिखिए, अलग से एक चार्ट बना लीजिए। तो मजिस्ट्रेट में लिखवा चुका था, न्यायाधीश का अलग से एक चार्ट बना लीजिए, नहीं तो फिर लोग आपका न्यायाधीश में हम सुप्रीम कोर्ट से उठाते हैं, हाई कोर्ट से उठाए, सुप्रीम कोर्ट से उठाए। उच्चतम न्यायालय ये धारा में नहीं है, बिना धारा के चल रहा है, सेक्शन 28 नहीं। उच्चतम न्यायालय कितना दंड दे सकता है बताइए? विधि द्वारा विहित कोई भी दंडा, अगर वह मृत्यु दंड देता है तो सही, या मृत्यु दंड की पुष्टि राष्ट्रपति द्वारा होनी आवश्यक है कि नहीं? नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने मृत्यु दंड दे दिया और व्यक्ति राष्ट्रपति के पास जाए न जाए, समय बीत गया, तो फांसी पर क्या किया जा सकता है? तो भारत का सबसे बड़ा दंड न्यायालय कौन है? उच्चतम न्यायालय। कितना दंड दे सकता है? विधि द्वारा निर्धारित। भाई अपने मन से नहीं, मैं फिर एक शब्द को बता देना लोगों को। विधि द्वारा निर्धारित का मतलब ये हुआ कि उस अपराध के लिए कानून में जो सजा दी गई है, मनमानी सजा नहीं, कानून से बाहर जाकर सजा नहीं। एक उदाहरण दिल्ली के निर्भया कांड पर देखिए, सबसे अच्छा उदाहरण। दिल्ली के निर्भया कांड में जो बालक था वो सबसे बदमाशी, ज्यादा क्रूरता किया था और लड़कपन का बचाव लिया। 3 साल का सुधार गृह दिया गया और 1 साल एनजीओ के अंडर में रहा, सामाजिक संगठन। 4 साल बाद जब वो छूटने लगा तो निर्भया के माता पिता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और कहे कि तो घोर अन्याय होगा कि जो सबसे बड़ी क्रूरता बढ़ता उसको फांसी भी नहीं हो पाई लड़कपन के बचाव के कारण, और समाज में खुला घूमेगा, ये समाज के लिए अहितकारी हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई कानून ही नहीं है कि हम बच्चे को निरुद्ध कर सकें, जेल में रख सकें, और हम भी बात है कानून का पालन करने के लिए कानून से बाहर जाकर हमें भी दंड देने की क्षमता। जब कानून में 3 साल सुधार करी और उसके बाद जरूरत पड़ने पर 1 साल एनजीओ के अंडर में, हम 4 साल के बाद किसी भी दशा में जेल में इसे नहीं रख सकते। हम भी चाहते हैं जेल में रहे, लेकिन हम जेल में स्पष्ट इनकार कर दिया और अभी भाई बाहर है, अपना जो भी कार्य कर रहा हो अलग बात है, भाई कार्य से मतलब नहीं है, लेकिन बाहर है। इसका मतलब ये हुआ उदाहरण के रूप में कि हम भी पढ़ा रहे हैं तो हमारी भी एक सीमा है और हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपका तभी कंपटीशन निकलेगा जब उस पढ़ाए हुए को आप क्या करिए, पढ़िए, और कोई उपाय नहीं है। जाकर पोथी पत्र बंद कर दिए और लगे आपका अपने सूफिया मित्रों से क्या करने, चैटिंग करने, तब तो भाई चलाइए सोशल मीडिया, कोई रोका थोड़े हैं, लेकिन उसकी भी क्या है लिमिट, सीमा से बाहर जाएंगे तो खतरा उत्पन्न हो जाएगा। तो धारा 28 में आई, अब धारा भी 28 नहीं शुरू हुई, अब शुरू हो रही है। धारा 28 में ये है
कि न्यायाधीश कितना दंड दे सकते हैं। न्यायाधीश कितना दंड दे सकते हैं जज, इसका उल्लेख की धारा में 18। अब एक कार्ड बना लीजिए। तो सबसे पहले उच्च न्यायालय देखा, उच्च न्यायालय कितना दंड दे सकता है, तो विधि द्वारा विहित कोई भी दंडादेश। लिख लीजिए भाई, चार्ट अलग से बना लीजिए, कई लोग पूछ रहे थे, आज पूरा न्यायाधीशों का चार्ट बनवा दिया जाए। उच्च न्यायालय कितना दंड दे सकता है पूछ ले तो क्या मारेंगे, विधि द्वारा निर्धारित कोई भी दंडादेश, विधि द्वारा विहित कहा जाता है उसी। अगला क्वेश्चन, क्या उच्च न्यायालय मृत्यु दंड दे सकता है कि नहीं, दे सकता है। और अगला क्वेश्चन लोग भ्रम में हमेशा रहते हैं, अगर उच्च न्यायालय मृत्यु दंड देता है तो देखिए ऑप्शन क्या बनाएगा, उसकी पुष्टि सुप्रीम कोर्ट द्वारा होनी आवश्यक है, उसकी पुष्टि आपका राज्यपाल द्वारा होनी आवश्यक है, उसकी पुष्टि राष्ट्रपति द्वारा होनी आवश्यक है, और कहीं भी कोई पुष्टि की कोई आवश्यकता नहीं। क्या मार्क कराएंगे बताइए। हाँ याद रखिए, सही बता रहे हैं भाई लोग। उसकी पुष्टि की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में आप जाइए ना जाइए, 3 माह का समय है, अगर अभियुक्त नहीं गया तो 3 माह बाद दंड का क्या किया जाएगा, लागू, और फांसी पर क्या किया जाएगा, लटका दिया जाएगा। दिमाग में कोई उदाहरण बताइए जिसमें क्या ऐसा हुआ, कोई इलेक्ट्रेशन तो बताइए, कोई केस याद है जिसमें क्या अपील नहीं किया, एविडेंस में है और आपका धारा 30 में है, सह अपराधी को एक्यूज, भले आपके दिमाग में ना हो बैठा हो। कश्मीरा सिंह सुना नहीं, कश्मीरा सिंह बनाम स्टेट आपके, तो कश्मीरा में जो सह अभियुक्त था वह गवाही दिया, खुद को फंसाया कश्मीरा को भी, और हाई कोर्ट ने मृत्यु दंड की पुष्टि कर दी सत्य न्यायालय की, लेकिन उसका मित्र सुप्रीम कोर्ट नहीं गया और कश्मीरा चालाक था, कहाँ चला गया, तो नहीं गए तो फांसी पर लटक गया, कश्मीरा गया सुप्रीम कोर्ट, बाइज्जत बरी हो गया, क्योंकि सह अभियुक्त के साक्ष्य के आधार पर किसी दूसरे को फांसी या दंड केवल उसके आधार पर नहीं। एक उदाहरण बताया गया, कौन सा केस का, कश्मीरा सिंह। अभी स्पीड थोड़ा बढ़िए भाई क्योंकि समय कम है, और ध्यान से दिमाग स्थिर करके समझिए, आपका जो बताया जाए एकदम ठीक पॉइंट पर आ गया मामला। यानी इस समय जो मैं बताता हूँ एकदम कंपटीशन के लिए आपका वही सटीक याद रखिए और वही दिमाग में बैठाना है। इस समय दिमाग इतने चलता है और आपका कह सकते हैं कि एकाग्रता भी तेज रहती है, प्रेशर। अगला देखिए हाई कोर्ट हो गया, अब इसके बाद जिले में आ जाइए, सबसे बड़ा न्यायालय जिले का कौन है, कोर्ट ऑफ सेशन, तो सत्य न्यायालय आ जाइए। ये धारा 28 चल रहे हैं, सत्य न्यायालय कितना दंड दे सकता है, तो विधि द्वारा विहित कोई भी दंडादेश, लेकिन एक समस्या है, क्या देता है, मृत्यु दंड देता है, तो इसकी पुष्टि कहाँ से होनी चाहिए, लिख लीजिए भाई एक लाइन, सत्य न्यायालय विधि द्वारा विहित कोई भी दंडादेश दे सकता है। विधि द्वारा विहित कोई भी दंडादेश दे सकता है, लेकिन मृत्यु दंड की दशा में, उसकी पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा होनी आवश्यक। बताया गया था कि नहीं भाई, सेक्शन पुष्टि वाला है, बताया गया था पूरा डिटेल में भाई। अगर इसके बाद आइए अपर सत्र न्यायाधीश, अपर सत्र न्यायाधीश, इनको भी सत्र न्यायालय के बराबर पावर है, बार बार मैं बता रहा हूँ पावर। अपर सत्र न्यायाधीश कितना दंड दे सकता है, तो एडिशनल कहते हैं भाई, अतिरिक्त, अपर या अतिरिक्त, इसको इंग्लिश में एडिशनल कहते हैं। ये विधि द्वारा विहित कोई भी दंडादेश, लिख लीजिए कितना दे सकता है,
विद द्वारा विद कोई भी दंडादेश, इसमें भी वही नियम चलेगा कि अगर ये फांसी की सजा देता है तो पुष्टि किसके द्वारा? हाई कोर्ट द्वारा। इसके बाद न्यायाधीश में एक बचा नीचे, और वह बचा आपका लिख लीजिए, सहायक सत्र न्यायाधीश असिस्टेंट सेशन जज। यही क्वेश्चन आपका गलत होगा। यूपी एफपीओ में लोग गलत करके आते हैं इसको। सहायक सत्र न्यायाधीश लिख लिए, अगला न्यायाधीश। ये क्वेश्चन आपका गलत होता है, लेकिन सामान्य वे में समझिए।